स्वागत है दोस्तों आपका विक्टरी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जो 10th क्लास की ज्योग्राफी है उसका हम था जो चैप्टर है छठवां विनिर्माण उद्योग वो हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के जो दो पार्ट है वो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। उसमें हमने जो लास्ट पढ़ा था जो सेकंड पार्ट था उसमें जो खनिज आधारित उद्योग होते हैं उसके अंतर्गत हमने लौह इस्पात उद्योग पढ़ा था, किसके खनिज के आधार पर। तो जो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों वो है एल्युमिनियम प्रगालन, जो जैसा देखते हैं स्मेल्टिंग, ये उद्योग है जो किसके अंदर है, जो विनिर्माण उद्योग के अंदर आता है। दोस्तों अगर आप दो पॉइंट जो पार्ट है अगर वो आप पढ़ना चाहते हैं तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां जाइए, वहां पे जो लिंक दे रही है उसको पढ़िए, क्योंकि जहां तक मेरे को लगता है आप उनको पढ़ेंगे तो ये आसानी से अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि हम मोस्टली जो इंपोर्टेंट जो पार्ट रहते हैं इस चैप्टर से वो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अब तो छोटे मोटे कुछ टॉपिक्स हैं जैसे एल्युमिनियम है और आगे उर्वरक है, रसायन उद्योग है, ये सारी चीजें अब इसमें पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर जो आज हम पढ़ा है उसका जो अच्छा ये कह सकते हैं ना एक इंपोर्टेंस पार्ट जो उसका जो होता है वो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो आप वो पढ़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके बाद ये देखिए। दोस्तों जो आज हम पढ़ेंगे उसका थर्ड पार्ट है, क्योंकि इस चैप्टर के टोटल 3 पार्ट किए हैं मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आज का जो पार्ट है इसमें पहला हमारा जो पॉइंट है वो है एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग है। दोस्तों ये उद्योग क्या है दोस्तों, ये खनिज आधारित उद्योग है। इस उद्योग के अंतर्गत जो एल्युमिनियम होता है कि मेटल आप जानते हैं एल्युमिनियम, उसकी जो स्मेल्टिंग होती है, जो प्रगलन होता है, उसी का एक उद्योग को नाम दिया गया है। उसके अंतर्गत हम एल्युमिनियम के बारे में सब जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों जैसा बता दूं कि जो भारत में अगर देखा जाए तो एल्युमिनियम क्या है, मुख्य दूसरा सर्वाधिक ये धातु शोधन कारखाना कह सकते हैं, धातु शोधन उद्योग कह सकते हैं। किसको? एल्युमिनियम प्रगलन को। इसको इंग्लिश में स्मेल्टिंग कहते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। ये भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। कौन सा? एल्युमिनियम। दूसरा दोस्तों इसकी अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इस उद्योग की या खासकर इस मेटल की, एल्युमिनियम की, क्योंकि इस उद्योग का नाम ही एल्युमिनियम इसके धातु के आधार पर पड़ा है, इसको स्मेल्टिंग कहते हैं। तो दोस्तों ये क्या होता है, इसकी अगर बात करें तो जंग का अवरोधी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है कि इसमें हीट पास हो सकती है, लाइट भी पास हो सकती है। और लेकिन अगर इसको हार्ड बनाना है हमको, जो क्या है कि इतना हार्ड सॉफ्ट रहता है, अगर इसको हमको हार्ड बनाना है तो जो और भी कुछ पदार्थ होते हैं और जो धातु होते हैं उसके मिश्रण से हम इसको कठोर बना सकते हैं। किसको? एल्युमिनियम को। क्योंकि एल्युमिनियम आप जानते हैं दोस्तों आज इसका क्या उपयोग है, जिस तरीके से इसका उपयोग किया जा रहा है उसको हार्ड कुछ ऐसे कुछ मटेरियल होते हैं, हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं जिसको इसमें ऐड करके और इसको हार्ड बनाया जाता है, उसके बाद ही इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करें दोस्तों कि इसका उपयोग कहां कहां होता है। जो आप हवाई जहाज देखते हैं, जो वायर हैं, जो कुछ बर्तन है आपके घर में जो यूज करते हैं आप लोग बर्तन, वो किससे बने? वो एल्युमिनियम से बनते हैं। तो इसका उपयोग आराम से लिख सकते हैं कि हवाई जहाज बनाने में, जो वायर होते हैं उसको बनाने में, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन इसके अंदर इसके जरिए लाइट और हीट पास हो सकती है। तो इसी वजह से ये क्या है, इसको तार बनाने में जो वायर होते हैं इलेक्ट्रिकल वायर उसको यूज होता है इसका। साथ ही साथ ये हवाई जहाज है उसको बनाने में इसका एयरक्राफ्ट यूज होता है। साथ ही साथ जो घरेलू बर्तन होते हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है। अब बात करें दोस्तों जो उद्योग है एल्युमिनियम प्रगालन जो उद्योग है वो भारत में मुख्यतः कहां है, तो मुख्यतः जो इसका संकेंद्र है दोस्तों वो दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत कहने का अर्थ हुआ जैसे इंडिया का दक्षिण आप एरिया देखोगे तो इसका जो नीचे वाला जो एरिया है पेनिनसुलर इंडिया है, इसी के अंतर्गत इनमें कुछ राज्य हैं जहां इसका संकेंद्र मुख्यतः पाया जाता है, जिसमें आप देखेंगे केरला है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, झारखंड है। तो ये सारे राज्य हैं, इनमें इस उद्योग की अवस्थिति मौजूद है। किसकी? एल्युमिनियम प्रगालक की। अब बात करें दोस्तों कि इसका जो कच्चा माल क्या है, इस उद्योग को, इस उद्योग में जो कच्चा माल उपयोग होता है एल्युमिनियम बनाने के लिए वो बॉक्साइट का यूज किया जाता है। बॉक्साइट मींस जो आप बॉक्साइट जो क्या है, ये भी एक धातु है, जो पदार्थ है जिससे संसाधन है, खनिज आधारित है। तो इस जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट का उपयोग एज ए कच्चे माल के रूप में किसमें किया जाता है? एल्युमिनियम प्रगालक उद्योग में। ठीक है दोस्तों, तो हमने पढ़ा कि एल्युमिनियम प्रगालन भारत का दूसरा जो धातु शोधन कारखाना उद्योग है। इसकी कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, हल्का है, जंग अवरोधी है, अन्य धातुओं को इसमें मिलाकर हम इसको हार्ड बना सकते हैं। इसका उपयोग क्या है? जहाज बनाने में, तार जो वायर आते हैं उसमें, बर्तन बनाने में,
और इसके मुख्य स्थिति कहाँ है, कहाँ कहाँ ये उद्योग भारत में स्थित है और इसके लिए कच्चा माल क्या है। अब देखते हैं दोस्तों जो रसायन उद्योग है, जैसा आप इस शब्द से देख रहे हैं रसायन, रसायन आप जैसे ही देखते हैं आपके अंदर एक केमिकल आ जाता है। केमिकल क्या होते हैं, तो ये उद्योग ऐसे उद्योग हैं, जैसा आप अपनी जो स्कूल है इसकी आप जो केमिस्ट्री लैब होता है इसमें जो भी आप केमिकल्स देखते हैं या केमिकल से रिलेटेड कुछ भी जो आर्टिकल्स होते हैं, कुछ भी सामान होता है, वो सब जो प्लास्टिक है, जो रबड़ है और भी जो सारी चीजें जिसमें केमिकल का यूज किया जाता है, वो सब चीजें कहां बनती हैं, वो बनती हैं एक रसायन उद्योग में। क्योंकि जो आजकल की जो सभी चीजें हैं, अगर ये मार्कर है इसके लिए इंक है, इसमें भी केमिकल यूज हुआ है, मतलब ये भी प्रोडक्ट कहीं ना कहीं या इसका कुछ पार्ट इस उद्योग में बना होगा। इसी वजह से इसका नाम दे दिया गया रसायन उद्योग। मतलब जो भी वस्तु रसायन से संबंधित है या उससे निर्मित है वो सब कहां निर्मित होगी, वो होगी रसायन उद्योग में। तो दोस्तों अगर ये उद्योग की बात की जाए तो अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो इसकी जो जीडीपी है भारत की, उसमें 3% इसका योगदान है। किसका? रसायन उद्योग का। हमारी जो जीडीपी होती है उसका कितना 3% किससे आता है? रसायन उद्योग से। लेकिन अगर विश्व में बात करें दोस्तों तो विश्व का प्रमुख तीसरे नंबर पे ये उद्योग आता है। अगर आकार की बात की जाए तो ये आता है 12वें नंबर पे। तो ये फैक्ट भी आपको आना चाहिए कि रसायन उद्योग की विश्व में क्या स्थिति है और भारत में क्या स्थिति है। तो दोस्तों जो रसायन उद्योग है, जैसा आप आराम से इसे इजीली आप जान सकते हैं कि इस उद्योग में जो रसायन से संबंधित जो भी कुछ इकाइयां होती हैं, रसायन से संबंधित जो भी कुछ प्रोडक्ट होते हैं, वो सभी कहां निर्मित होते हैं? रसायन उद्योग में। लेकिन दोस्तों एक बात रखनी चाहिए, आपको याद रखनी चाहिए कि जो केमिकल्स हैं उनमें भी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन होता है, किसी में कार्बन नहीं होता, मतलब अकार्बनिक या कार्बनिक। तो जैसा आप मैंने कुछ पॉइंट्स है 2-3, इतना जरूरी नहीं है इसमें कुछ बताना, लेकिन फिर भी मैंने लिख रखा है कि इस उद्योग में जैसा मैंने बताया कि रासायनिक इकाइयों का इसमें उत्पादन किया जाता है। किस उद्योग में? रसायन उद्योग में। ठीक है, इस उद्योग में कुछ अकार्बनिक कंपाउंड्स हैं, कुछ है कार्बनिक। मतलब अकार्बनिक कौन से? जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती, और कार्बनिक कौन से हैं? जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कहने का अर्थ ये हुआ कुछ ऐसी वस्तु भी उसमें बनेगी जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं है लेकिन उसमें केमिकल यूज हुआ है। कुछ ऐसी वस्तुएं भी उसमें उत्पादित होती होंगी जिसमें कार्बन का तो उपयोग हुआ है, साथ ही साथ उसमें केमिकल भी लगा है। मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा है वो कार्बनिक, और जिस उत्पाद में कार्बन की मात्रा नहीं है वो है अकार्बनिक। जिसमें आप देखते हैं जो उर्वरक है, ये किसान हैं, ये क्या है? खेती में जो यूज करते हैं किसान, फर्टिलाइजर जैसे आप देखते हैं, ये क्या है? लोग इसकी मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं? फर्टिलाइजर्स। जैसा आप देखते हैं यूरिया, डाई, जैसा आप देखते हैं, तो वो सब किसमें आता है? अकार्बनिक में। जो वस्त्र हैं पहनने के वो भी हैं, रंग रोगन है, जैसा अपने घर की दीवारों पे जो कलर करते हैं, दरवाजे पे करते हैं, चेयर पे करते हैं, तो उन सब में वो क्या केमिकल यूज हुआ है उसमें, लेकिन उसमें कार्बन की मात्रा नहीं है। तो उन जो पदार्थ होते हैं उन उत्पादों को हम बोलते हैं अकार्बनिक उत्पाद। ठीक है, जैसे डाई है, डाई आप जानते ही हैं, एसिड एवं बेस, अम्ल क्षारीय जैसा आप जानते हैं, नाइट्रिक एसिड है, HCl है, NaCl, ये सारी जो चीजें हैं वो सब किसमें बनती हैं? उद्योग में बनती है। किसमें? जो रसायन उद्योग, क्योंकि अलग से इसका नाम दे दिया गया रसायन उद्योग। अब आते हैं जो कास्टिक सोडा होता है वो भी इसमें बनना है। ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं कार्बनिक पदार्थ, मतलब उनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, लेकिन केमिकल तो है लेकिन उसमें कार्बन की मात्रा है। जैसे रबड़ है, रबड़ आप जानते हैं, टायर, जो टायर बनते हैं, और भी छोटी मोटी जो छल्ला रबड़ टाइप की होती है, रबड़ जो इरेजर भी होती है, बहुत सारी तरीके की रबड़ होती है। ठीक है, प्लास्टिक है, दवाइयां हैं, कुछ औषधि हैं, जो भी सारी चीजें हैं जिसमें कार्बन पाया जा रहा है और साथ ही साथ उसमें केमिकल का यूज हुआ है, वो किसमें आएगा? कार्बनिक में। ठीक है, जो कार्बनिक, जो जैसे मैंने बताया जो रासायनिक उद्योग हैं, इस जैसा मैंने आपको पिछले भी बताया कि किसी भी उद्योग की अवस्थिति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो उसके लिए कच्चा माल मुख्य होना जरूरी है। और भी कुछ कारण हैं, आप देखिए सेकंड और फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया है, लेकिन कच्चा माल, परिवहन, उसके लिए श्रम होना चाहिए, ऊर्जा के जो साधन होने चाहिए। तो
तो इन द सेम वे आप कह सकते हैं कि उसके लिए कच्चा माल भी होना चाहिए। तो जो रसायन ये उद्योग होते हैं इसके लिए कुछ कच्चा माल चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, जो एल्युमिनियम उसमें बताया, एल्युमिनियम प्रगालन में उसमें बताया कि बॉक्साइट होती है वो एक कच्चा माल है। किस लिए? एल्युमिनियम उद्योग के लिए। लेकिन इस उद्योग के लिए कच्चा माल चाहिए। तो ये उद्योग ये कहां स्थापित होंगे? जहां पेट्रो रसायन संयंत्र होंगे। यहां पर मतलब जो पेट्रो रसायन कहने का अर्थ हुआ एक ऐसे पदार्थ जिसमें पेट्रोलियम का यूज किया जाता है और इसके लिए कच्चा माल क्या है? प्रोवाइड कराते हैं। तो ये उद्योग है रसायन उद्योग, वो कहां स्थापित किए जाते हैं? जो पेट्रो रसायन जो कि संयंत्र होते हैं, जो होते हैं उनके नजदीक ही इसको स्थापित किया जाता है, क्योंकि इनको कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सके। दोस्तों अगर बात करें कि ये उद्योग है, जो रसायन उद्योग है, ये अपने आप में एक उपभोक्ता भी कहलाता है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि रसायन उद्योग को या रसायन उद्योग एक अपने आप में एक उपभोक्ता उद्योग है, कैसे? इसकी व्याख्या कीजिए। जैसा मैंने आधारभूत उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग में मैंने बताया था कि उद्योग ये बाहरी उद्योग है तथा इसको उपभोक्ता उद्योग भी कहा जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि वो उद्योग क्या है कि दूसरी औद्योगिक इकाइयों के लिए कच्चा माल प्रोवाइड कराता है। तो इसी तरह जो रसायन उद्योग है, बहुत सारे उद्योग होते हैं जिसके लिए किसी चीज को प्रिजर्व करने के लिए रसायन यूज होता है, केमिकल यूज होता है। कृषि क्षेत्र में जाइए आप, वहां भी केमिकल पेस्टिसाइड्स आप देखते हैं, फर्टिलाइजर हैं, कुछ बीज हैं जिसको आगे सहयोगी के लिए उसको में क्या है? केमिकल का यूज किया जाता है। तो ये उद्योग ऐसे उद्योग है रसायन उद्योग जो अपने आप में एक उपभोक्ता भी हैं। कहने का अर्थ हुआ कि उद्योग दूसरे उद्योगों की अपनी जो केमिकल्स की जो इनपुट्स होते हैं, जो इकाइयां होती हैं, उनको उपलब्ध कराते हैं। और कृषि क्षेत्र में भी ये अपने उत्पाद को उनके लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कृषि क्षेत्र से संबंधित जो भी कुछ पदार्थ हो गए वो उसमें यूज हो सके। अब देखेंगे आगे उर्वरक उद्योग। जो उर्वरक उद्योग है, इस उद्योग में दोस्तों जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो किसान अपने खेतों में मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए जो यूज करता है, वही ये उर्वरक उद्योग है। क्योंकि जो आप देखते हैं अमूमन गांव में जो डाई है, यूरिया खाद जो किसान लोग हैं जो यूज करते हैं, तो वो सब जो है वो कहां बनते हैं? वो एक उद्योग होता है इनका अलग से, इनका अलग सा उद्योग है। इस उद्योग में ये सारे जो भी फर्टिलाइजर हैं इनका निर्माण होता है। लेकिन जो उर्वरक होते हैं उसमें तीन जो मुख्य देखा जाए, तीन केमिकलों का यूज किया जाता है, जिसमें मुख्यतः दोस्तों नाइट्रोजन है, अमोनिया है और फास्फोरस है। मतलब जो उर्वरक बनते हैं उनमें भी तीन कैटेगरी हैं। जैसा नाइट्रोजन है, एक होता है फास्फोरस, एक होता है पोटास। ठीक है, इन तीनों को यूज करके इस उर्वरक उद्योग में कच्चा माल के रूप में यूज होते हैं और इन्हीं के जरिए जो उर्वरक है उस उद्योग के जरिए ये किसानों तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों जैसा देखते हैं जो उर्वरक उद्योग होते हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन उर्वरक जिसमें यूरिया, मुख्यतः यूरिया होता है, उसमें फास्फोरस उर्वरक होता है, अमोनिया, फास्फोरस और होता है मिश्रित, जिसको मिश्रित होता है, उसमें होते हैं तीन मुख्य, उसमें होते हैं तीन। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इनमें क्या होता है? ये तीसरा है। पहला कौन सा है इसमें दोस्तों? फास्फोरस। पहला कौन सा है? फास्फोरस। दूसरा है अमोनिया और तीसरा है, तीसरों में मिलकर बनता है ये तीनों से। किससे? नाइट्रोजन से, फास्फोरस से और पोटास से। तो जो भी उर्वरक होते हैं उन उर्वरकों में ये मुख्यतः तीन जो मिश्रण आप देखते हैं इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसमें आप जो तीसरा नंबर का होता है उसमें ये होते हैं। लेकिन इनमें से जो पोटास है, ये पोटास भारत में इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं पाया जाता। इसी वजह से हम दूसरे देशों के हम इसके लिए आयात पर विवश हैं और दूसरे देशों पे हम डिपेंड है। किसके लिए? पोटास के लिए, क्योंकि भारत में पोटास इतनी अच्छी क्वालिटी का और क्वांटिटी में नहीं पाया जाता। तो इसी वजह से जो उर्वरक उद्योग है भारत में एक चुनौती भी है उर्वरक उद्योगी। आप जैसा देखते हैं भारत में जो उर्वरक उद्योग है मुख्य आयात भी हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी का उर्वरक उद्योग में ये सभी उत्पादित नहीं हो पाता। इसी वजह से हम दूसरे देशों से क्या आयात करते हैं। इसका जो कच्चा माल कह सकते हैं पोटास है और कोई इवन यूरिया जो भी है, कुछ जो अमोनिया फॉस्फोट है, अमोनिया है, फास्फोरस है, ये सारे चीज हैं, ये सारे उर्वरक हम दूसरे देशों से आज भी आयात करते हैं। तो इस तरीके से हम इस उद्योग में अभी हम पिछड़े हुए इसका अर्थ ये हुआ कि अभी भी हम दूसरे देशों पर डिपेंड है। और दोस्तों जो उद्योग है, अगर देखा जाए स्वतंत्र भारत के बाद स्वतंत्र भारत में ये उद्योग पहले देखा जाए तो मुख्यतः
वही छोटी मोटी जगह पे था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये उद्योग पूरे भारत में फैल गया धीरे धीरे। जब तमिलनाडु है, गुजरात है, यूपी है, महाराष्ट्र है, मतलब स्वतंत्रता के बाद इस उद्योग में तीव्र वृद्धि हुई। और वृद्धि के साथ साथ खासकर जो हरित क्रांति हुई थी, जैसा आप देखते हैं हरित क्रांति 1960 के दशक में डॉक्टर स्वामीनाथन लाए थे। उसके बाद इस उद्योग में जैसा आप देखते हैं जो पंजाब हरियाणा है, वहां में क्या है, हरित क्रांति सबसे पहले आई। तो वहां पे जो फसल थी उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, उसमें मिट्टी में फर्टिलिटी लाने के लिए इन उर्वरकों का यूज किया जाता था। इसी वजह से जो उनका आउटपुट था, मतलब फसल की जो उत्पादन था, वो धीरे धीरे बढ़ा था। तो इसी वजह से खासकर हरित क्रांति के बाद इस उद्योग में तीव्र वृद्धि हुई है। लेकिन आज इस उद्योग के मुख्य केंद्र कहा जाए कि आज उर्वरक उद्योग भारत में मुख्यतः कहां है, तो जैसा आप देखते हैं गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब है और केरला है। ये पांचों छठों जो राज्य हैं, इन राज्यों में पूरे भारत का जो 50% जो उर्वरक है वो इसमें उत्पादित किया जाता है, मुख्यतः इनमें गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और केरला। ये 6 राज्य आप देखते हैं, 5 राज्य, इनमें पूरे भारत का 50% उर्वरक उत्पादित किया जाता है। ये भी आपको पॉइंट में रखना, याद रखना चाहिए कि किस प्रकार से कौन कौन सा इसमें जो राज्य है वो इसमें 50% उत्पादित करता है दोस्तों। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस यही है कि उर्वरक उद्योग में एक तो फास्फोरस से बनता है, एक अमोनिया से, और एक होता है तीसरा जो आज हम देखते हैं, उसमें ये तीनों का मिश्रण होता है, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का और पोटास का। पोटास पे हम दूसरे देश के लिए, हम आयात के लिए डिपेंड है, क्योंकि हमारे भारत में अच्छी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी में ये पोटास नहीं पाया जाता। दोस्तों अब देखते हैं सीमेंट उद्योग। जो सीमेंट उद्योग है और सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, ये उद्योग से संबंधित आज का अंतिम टॉपिक है, क्योंकि ये उद्योग थे खनिज आधारित, वो आज समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जो सीमेंट उद्योग है दोस्तों, जैसा आप इस शब्द से देख सकते हैं, इसका उपयोग क्या है आप आराम से जान सकते हैं। भवन निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए, और भी कुछ जो बिल्डिंग्स आप देखते हैं उसके लिए इसका जो उपयोग है वो आराम से जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम इसके लिए ये जानना चाहिए कि इस उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है। तो इसके लिए जो कच्चा माल है दोस्तों वो स्थूल एवं भारी है, क्योंकि ये भी खुद भारी उद्योग है। तो इसके लिए जो सिलिका है, जिप्सम है, चूना पत्थर है, ये सारे इसके क्या हैं, कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि सीमेंट उद्योग में कच्चा माल क्या उपयोग होता है। और साथ ही साथ जो उद्योग है, इस उद्योग के लिए जैसा शुरुआत से देखा जाए तो इसको सबसे पहले जैसे देखा जाए तो गुजरात के समीप यहाँ पर ये स्थापित किए गए थे सीमेंट उद्योग। क्योंकि इसका कारण था दोस्तों, क्योंकि जो गुजरात है वहां पे कांडला पत्तन है, पोर्ट है, तो उसके जरिए इस उद्योग को जो खाड़ी प्रदेश है, ईरान है, इराक, सऊदी अरब, कतर है, तो इन सारे देशों में इसको हम निर्यात कर सकते थे। इसी वजह से इस उद्योग को कहां, गुजरात की जो गुजरात का जो पोर्ट है कांडला, या गुजरात के तट पर इसको, वहां समीप इसको स्थापित किया गया था। इसका कारण क्या था मैंने ये आपको बता दिया, क्योंकि खाड़ी प्रदेशों से इसका निर्यात आराम से कर सकते थे जल मार्ग के जरिए। और ये उद्योग दोस्तों, जैसा आप सीमेंट उद्योग के बारे में जानते हैं, ये उद्योग भारत में आज ही निर्यात एवं आयात दोनों के संदर्भ में ये उद्योग अपनी उन्नति पे है। इस उद्योग शुरुआत से देखा जाए और अब तक की, इस उद्योग की विदेशों में भी इसकी गुणवत्ता को देखते हुए इसकी बहुत मांग है। और हमारा सीमेंट उद्योग आज विश्व में बहुत ही विख्यात है, क्योंकि आज का भारत का जो सीमेंट उद्योग है वो सीमेंट की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, अच्छे से पकड़ती है और मजबूत है। और जैसे देखा जाए दोस्तों, भारत में सबसे पहले जो एक कहते हैं ना, इसका उद्योग कहां लगा था, वो लगा था 1904 में चेन्नई में। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भारत में पहला सीमेंट उद्योग कहां लगा तथा कब लगा, तो आप लिख सकते हैं आराम से 1904 में, कहां, चेन्नई में। ठीक है दोस्तों, इस उद्योग से ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, बस ये पॉइंट पूछा जाता है कब स्थापित हुआ, कहां हुआ। ठीक है, क्या कच्चा माल है, कहां लगाया गया। आज भारत में मुख्य केरल है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र है, मुख्यतः सभी जगह इसका संकेंद्रण है। ठीक है, राजस्थान में भी अच्छा खासा है। कच्चा माल क्या है ये मैंने आपको बताया। अब देखते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। जो सूचना एवं जो प्रौद्योगिकी उद्योग है, इस उद्योग से मुख्यतः एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग भारत में मुख्यतः कहां कहां स्थित है, इतना पूछा जाता है, बस ये आप याद कर लीजिए। और एक ये भी पूछा जाता है कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कैसे कहते हैं, या आप क्वेश्चन जैसे बनता है बेंगलोर को भारत को एक इलेक्ट्रॉनिक राजधानी माना जाता है प्रौद्योगिकी संबंधित, वो भी कर लीजिए।
लेकिन जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है, इस उद्योग में जो उत्पाद बनते हैं वो सूचना से संबंधित और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जो भी उत्पाद होते हैं वो इसमें निर्मित होते हैं। जैसे टेलीफोन है, रडार है, और आप टेलीविजन देखते हैं, लैपटॉप है और वायर है, जो भी सारी चीजें हैं जो एक कम्युनिकेशन का एक काम करती हैं और उनसे सूचना को एक से जगह दूसरी से प्रेषित किया जाता है, तथा उसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधित जो भी कुछ गैजेट्स हैं वो सब कहां बनते हैं, इस उद्योग में। चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, जो आप डीजे देखते हैं बूफर वाला वो देख लीजिए, मोबाइल है, टेलीफोन है, टीवी है, लैपटॉप है और सीपीयू है, जो भी सारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित हैं और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं वो सारी चीजें हैं। रडार है, स्पेस में जैसी जो एजेंसियां हैं उनके कुछ इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे उनका निर्माण इस उद्योग में होता है। और बेंगलोर को जैसे इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है, ये आप याद कर लीजिए। इसका जो मुख्य केंद्र है दोस्तों बेंगलोर में है, लेकिन जो पुणे है भारत में, पुणे बेंगलोर है और आपका महाराष्ट्र में भी है, और इधर आप देखोगे कि बेंगलोर है, कर्नाटका है, इन सारे राज्यों में इसका मुख्य केंद्र है। दिल्ली है, ग्रेटर नोएडा है, नोएडा में है, ठीक है। तो कभी भोपाल भी, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि भारत में मुख्यतः सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग का केंद्र कहां है, तो पुणे है, चेन्नई है, हैदराबाद है, भुवनेश्वर है, भोपाल, जयपुर, बेंगलोर, दिल्ली, नोएडा। तो ये सारी चीजों को आप इसमें इंडिकेट कर सकते हो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में। इसमें वे उत्पादों का निर्माण होता है जो सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित होते हैं। अब देखेंगे दोस्तों कि जो उद्योग हैं, जैसा हमने पढ़ा, शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं उद्योगों के बारे में, विनिर्माण उद्योग। इन उद्योगों से जैसा देखें कि इनसे लाभ तो होता ही है, लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए कि इन उद्योगों के पीछे देखा जाए, दूसरे पर्दे पर देखा जाए, तो इससे हमारे वातावरण को, हमारे जो सराउंडिंग है, उनकी जो भी एनिमल्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनको इसका क्या प्रभाव है, या साथ ही साथ ये कह सकते हैं इनसे कितना जो प्रदूषण है वो बढ़ता है, खासकर इन उद्योगों से। क्योंकि जहां पर हम उद्योगों को किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानते हैं, लेकिन उससे हमको ये भी जानना चाहिए कि इस उद्योग से किस तरीके से, कितने लेवल तक और कौन कौन से प्रदूषण इसके अंजाम इससे मिलता है, तो ये भी हमको जानना चाहिए। तो अब हम यही देखेंगे कि उद्योगों से कौन कौन से प्रदूषण होते हैं जो हमारे वातावरण के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए और हमारे ह्यूमन बीइंग एवं एनिमल्स के लिए कितने डेंजर हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि जो औद्योगिक हैं, औद्योगिक जो परिधियां हैं, जैसा हमने पढ़ा, शुरुआत से हम उद्योग के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको ये भी जानना चाहिए कि उन उद्योगों से जो लाभ हो रहा है क्या इनसे हानि भी है, तो आंसर होगा हाँ। क्योंकि किसी भी चीज, जैसे उद्योग है, क्या उद्योग से हमको फायदा है, अर्थव्यवस्था को फायदा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन उससे हमारी पर्यावरण को क्या नुकसान है वो हम पढ़ेंगे दोस्तों इन 4 टॉपिक से माध्यम से, इन टॉपिक के माध्यम से कि किस तरीके से जो उद्योग है वो हमारी पर्यावरण का निम्नीकरण कर रहा है। जैसा पॉइंट देखते हैं, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरणीय निम्नीकरण। तो जैसा मैंने बताया कि उद्योगों से विकास हो रहा है, लेकिन उसके नकारात्मक पहलुओं को हम उसको हम नहीं कर सकते। हमारा आंसर होगा हाँ। जो उद्योगों की जो इकाइयां हैं उनसे हमारे पर्यावरण को, साथ ही साथ ह्यूमन बीइंग एनिमल्स को भी उनसे नुकसान होता है। तो इन्हीं वजह से जो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण और तापीय तथा ध्वनि प्रदूषण, ये चारों जो प्रदूषण हैं वो किन के जरिए होते हैं, वो उद्योगों के जरिए ही होते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये उद्योग हैं, ये चारों जो प्रदूषण है, टाइप देखें, ये प्रदूषण है, इनको क्या है, जन्म देते हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों कि किस तरीके से उद्योग हैं जो वायु प्रदूषण करते हैं, जल प्रदूषण कैसे करते हैं, तापीय प्रदूषण कैसे करते हैं और ध्वनि प्रदूषण कैसे करते हैं। तो दोस्तों जो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण का अर्थ ये हुआ कि इनकी मतलब अधिक अनुपात में जो कुछ अनवांटेड गैसेज होती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, ये सारी गैसें होती हैं, जब इनका हमारे पर्यावरण में इनका अनुपात जब ज्यादा हो जाता है तब वो वायु प्रदूषण कहलाता है। और हमारे लिए, साथ ही साथ हमारे पर्यावरण के लिए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग आप जानते हैं इस टर्म से, तो इनसे जो गैसेज होती है, जो अनवांटेड गैसेज होती हैं, उनका जब रेशियो एक लेवल से ज्यादा हो जाता है तभी वायु प्रदूषण होता है। और इन गैसों के माध्यम से ही लोगों जो आजकल देखते हैं बहुत सारी बीमारियां होती हैं।
अब बात यह है कि उद्योगों से कैसे होती है। दोस्तों जो उद्योग हैं, रसायन उद्योग हैं, लुगदी उद्योग हैं, प्रयोगशाला हैं, भट्टे, ईंट वाले जो भट्टे हैं, ये सारे जो लुगदी कागज, ये सारे उद्योग हैं। इन उद्योगों से जहरीली गैसें निकलती हैं। इनसे जो चिमनियां होती हैं उनसे धुआं निकलता है, उनसे गैसें निकलती हैं और वो गैस होती हैं वो पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। साथ ही साथ वो आदमियों एवं आप जैसे एनिमल्स पर भी बहुत उनका प्रभाव पड़ता है। जैसा आप देखते हैं, आपके पास कोई देखिए कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां पर उद्योग की कोई भी एक इकाई लगी हो, उद्योग लगा हो, वहां के वातावरण को आप देखिए, आप पाएंगे कि वहां के जो पेड़ पौधे हैं वो मुरझाए हुए हैं, उनकी जो हरी पत्तियां होती हैं वो ब्लैक हो गई हैं, क्योंकि उनका जो धुआं है, जो जहरीली गैसें हैं, उन गैसों पर उनका प्रभाव पड़ रहा है। तो जो उद्योग होते हैं वो वायु प्रदूषण को भी अंजाम देते हैं और इनसे जो जहरीली गैसें निकलती हैं, जो गैसें लुगदी उद्योग है, जो सारे उद्योग हैं, इनसे जो गैसेस निकलती हैं वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। जैसा आप भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जानती हैं, आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई थी, कब ये घटना कब हुई थी, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जो वायु प्रदूषण है वो क्या है कि जो अनवांटेड गैसें होती हैं, जब पर्यावरण में उनकी मात्रा एक रेशियो से अधिक हो जाती है, उनके अनुपात में वृद्धि होती है, उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। और वो सब किसका परिणाम है? औद्योगिक जो इकाइयां हैं उनका ही परिणाम है वायु प्रदूषण। अब बात करेंगे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का अर्थ ये हुआ कि कुछ उद्योग ऐसे होते हैं, जैसे रसायन उद्योग है और लुगदी उद्योग है, उर्वरक उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, चीनी मिल उद्योग है। इन उद्योगों से जो कच्चा माल कह सकते हैं, अवशिष्ट पदार्थ निकलता है, जिस लोग क्या करते हैं उस पदार्थ उसको सीधा सा नदी, जैसे कोई उद्योग की कोई इकाई है, यहाँ पे नदी बह रही है, तो यहाँ से जो अवशिष्ट पदार्थ निकलता है उसको सीधा सा इसमें कर देते हैं, नदियों में चला जाता है। इनसे क्या है, सीधा सा दोस्तों उद्योग जो नदी है, जो जल है वो जल प्रदूषित होगा। साथ ही साथ अगर इस जो मलबा है, जो अनवांटेड जिन्होंने जो पदार्थ निकाला है उसको अगर ये कहीं जमीन के पास कर दें तो इससे क्या होगा, इससे जमीन की जो उर्वरकता है वो कम हो जाएगी। और साथ ही साथ जो हमारा जलीय जीवन है, जो नदियों में जो पानी पीने, क्योंकि आज का समाज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पीने पानी के लिए और सिंचाई के लिए वो नदियों और एवं तालाबों पे निर्भर हैं। लेकिन इन उद्योगों से जो गैसेस निकलती है, जो पदार्थ निकलते हैं वो सीधा इसमें छोड़ देते हैं, जिससे जो जलीय जीव होते हैं वो सादा उनको प्रभाव पड़ेगा, सीधी बात है वो मर भी जाते हैं इवन। और जिससे पानी पीते हैं वो हमारा जो श्वसन तंत्र होता है, हमारी बॉडी होती है वो भी डिके होने लगती है, धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, किससे? जल प्रदूषण से। तो इसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, इन इतना इवन, अभी मैं एक चीज पढ़ रहा था, एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें बताया कि एक चीनी उद्योग वाला होता है, उस चीनी उद्योग वाले, जैसे मैं वीडियो में आपको बता रहा हूं, उसने बताया कि बहुत समय पहले कि एक चीनी उद्योग की जो भी कुछ उसके जो अवशिष्ट पदार्थ निकलता था उसको वो एक मिट्टी में डाल देता था, जैसे खेत था बगल में, खेत टाइप का था, उसमें उसको डालता, धीरे धीरे डालता रहता था, पानी टाइप का। लेकिन जब उस मिट्टी की जैसे धीरे धीरे वो डालता रहा, एक उद्योग मिल था, वो डालता रहा, तो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो उसने देखा कि उसकी मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे कम हो रही है। तो उसने देखा कि अगर एक मिट्टी उस अवशिष्ट पदार्थ से इतनी अनफर्टाइल हो रही है तो समझिए उस चीनी का और उस पानी का जो जलीय में जा रहा है, जल क्षेत्र में जा रहा है, वो कितना प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें ये बताया गया दोस्तों, उस वीडियो में जैसे मैं देख रहा था कि जो जल है, जल में अगर कोई भी सब्सटेंसेस अगर डालोगे तो उससे प्रदूषण होगा और वो जल दूषित हो जाएगा, वो पीने योग्य नहीं रहेगा। तो इन सारे जो उद्योग हैं, उद्योग क्या करते हैं, अपनी जो भी कुछ अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको सीधा जलीय क्षेत्र में छोड़ देते हैं और इवन मिट्टियों में छोड़ देते हैं, मिट्टी जिससे मिट्टी अनफर्टाइल हो जाती है और उपजाऊ नहीं रहती। तो ये जल प्रदूषण होता है वो हमारे इंसान के लिए, साथ साथ जो जलीय जीव हैं, जो इनका आवास क्या है, जल है, उनको भी इसका सीधा सा इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। तो ये था जल प्रदूषण, किस तरीके से ये घटित होता है, किसके जरिए? उद्योगों के जरिए। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों कि जो तापीय प्रदूषण है, ये तापीय प्रदूषण भी इससे रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर ये है कि जो तापीय प्रदूषण है इसमें क्या है कि कोई जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकले, जो गर्म जल निकला समझ लिए, तो उस गर्म जल को बिना ठंडे किए हुए ये नदियों में छोड़ देते हैं। नदियों में छोड़ने से क्या होगा दोस्तों, उस पे जो भी कुछ जीव जंतु हैं जो पानी में रहते हैं उस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा उन पे, और जो जल है नदी का, वो जल
उनके जो मिनरल्स होते हैं जल में, जो उसमें पीने के योग्य बनाते हैं, वो मिनरल धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और उस जगह का पानी प्रदूषित हो जाएगा। और वो पानी प्रदूषित होने के साथ साथ उस जल के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे और उससे जो जलीय जीव जंतु है वो भी इससे प्रभावित होगा। दोस्तों, तो ये भी पूछा जाता है कि तापीय प्रदूषण क्या है। तो तापीय प्रदूषण वह प्रदूषण है जो औद्योगिक इकाइयां जब गर्म पानी को बिना ठंडे किए सीधे से तालाब या नदी के कोई भी जो स्रोत है उसमें छोड़ देते हैं, जिससे जल प्रदूषित होता है। तो इससे बोलते हैं तापीय प्रदूषण। ठीक है, अब बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण। इससे तो आप जानते ही हैं, ध्वनि प्रदूषण मतलब जो हमारी एक श्रवण शक्ति होती है उससे ज्यादा अगर कोई भी आवाज अगर हमारे कानों में अगर स्टक करती है तो हमारे लिए वो प्रदूषण है। कहते हैं अनवांटेड नॉइस है, जो उसको अगर जैसे आप एक गाना सुन रहे हैं वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आपको एक चिल्ला रहा है लेकिन वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मतलब जो अनवांटेड नॉइस है, हम कह सकते हैं जो अनवांटेड नॉइस है वही क्या कहलाता है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। अब बात ये आती है कि उद्योगों से कैसे होता है। दोस्तों, जो उद्योग होते हैं उनमें ऐसे जनरेटर होते हैं, उनमें ऐसी मशीनें होती हैं, जैसे आप जो लकड़ी काटने का चीरा टाइप का जो होता है उसमें ऐसी मशीनें होती है, वो बहुत आवाज करती है। जो पढ़ने वाले लोग हैं और रहने वाले लोग हैं उनके लिए खिन्नता पैदा होती है, उनके लिए जो मेंटेलिटी होती है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है, चिड़चिड़ापन आता है। तो एक प्रदूषण क्या है, उद्योगों के जरिए ही हो रहा है ज्यादातर, लेकिन वाहनों के जरिए तो हो ही रहा है, लेकिन हमारा टॉपिक चल रहा है उद्योगों से संबंधित, तो हम सीधा सा उद्योगों से संबंधित पढ़ेंगे। इससे क्या होता है, जो उद्योग होते हैं उनमें जो मशीनें हैं, सीड बहुत सारी मशीनें होती हैं जो बहुत आवाज करती हैं। उन आवाज जब अनवांटेड नॉइस होती है वो जब धीरे धीरे या कह सकते हैं लोगों के और पास रहने वालों के पास पहुंचती है तो उनके लिए खिन्नता पैदा होती है। और जो चीरा होता है ना, उसमें उद्योग में लकड़ी को काटने वाला, रसायन उद्योग में बहुत सारी ऐसी मशीनें होती हैं, लकड़ी उद्योग में मतलब उद्योग इकाइयां हैं उनमें ऐसी मशीन होती हैं जो नॉइस पैदा करती हैं और अनवांटेड नॉइस करती हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। लेकिन आज के संदर्भ में देखा जाए दोस्तों, जो सामाजिक प्रोग्राम है, उत्सव भवन है, उनके जरिए भी ये उद्योग होता है, कौन सा, ध्वनि प्रदूषण। लेकिन हमको ये जानना चाहिए, हम पढ़ रहे हैं उद्योग से संबंधित। तो दोस्तों ये देखा हमने, इसमें देखा कि उद्योगों के जरिए किस प्रकार से हमारे वातावरण को प्रदूषण हो रहा है, या वातावरण को ये एक कह सकते हैं ना एक ऐसी कंडीशन में डाल रहे हैं जो कि रहने योग्य नहीं रह पाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा दोस्तों, जो जलीय जीवन है, मानव है और इंसान जो भी है वो रहने योग्य नहीं रहेगा। और साथ ही साथ जो तापमान है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और हमारे जो वातावरण है वो भी इससे कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा कि जो उद्योग है, उद्योगों से वायु प्रदूषण कैसे होता है, जल प्रदूषण कैसे होता है, तापीय प्रदूषण कैसे होता है और ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है। अब देखेंगे दोस्तों कि भूमि निम्नीकरण क्या है और हम इसको जो उद्योग है बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा इसको इंप्रूव कर सकते हैं या इसको कम कर सकते हैं, वो अब देखेंगे आगे। दोस्तों अब देखेंगे, जैसा हमने पढ़ा कि उद्योगों से जो उद्योग होते हैं उससे किस प्रकार प्रदूषण होता है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि जो पर्यावरण निम्नीकरण है, उन जो प्रदूषण से हो रहा था हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। क्योंकि पूरी तरह हम उसको समाप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक हम इसको कम कर सकते हैं। दोस्तों इस चैप्टर से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप इसको 100% याद कर लीजिए। क्यों से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लीजिए और इसके 7-8 पॉइंट अच्छे से ऑथेंटिक पॉइंट बना लीजिए, जो आराम से आ जाए तो आप लिख सकें। जिसमें मैं बताऊंगा दोस्तों कि जो पर्यावरण जो प्रदूषण था, जैसे जल प्रदूषण था, वायु था और आपका तापीय प्रदूषण था, ध्वनि प्रदूषण था, उस प्रदूषण को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो इसमें कुछ मैंने जो 8 पॉइंट्स लिख रखे हैं शॉर्ट में, आप इनके जरिए से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम पर्यावरण निम्नीकरण को कम कर सकते हैं या उसकी रोकथाम कर सकते हैं। पहला पॉइंट जैसा आप देखते हैं पुनर्चक्रण, मतलब जो जल को अगर हमको दूषित करने से थोड़ा सा बचाना है, उसको सही रखना है, तो हमको रिसाइकल करना होगा। क्योंकि जो औद्योगिक इकाइयां होती हैं उनसे जो जल होता है वो जब नदियों में जाता है तो उस जल को हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं, जिससे उस जल को हम अच्छे से पीने योग्य बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं पुनर्चक्रण। दूसरा पॉइंट है जो वर्षा का जल आता है हम उसको संग्रह कर सकते हैं, क्योंकि जल पहले से ही औद्योगिक इकाइयों में जो वेस्ट हो रहा है, जो दूषित हो रहा है, तो उसकी भरपाई हम वर्षा का जो जल है उसको संग्रह करके हम संरक्षित कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो वर्षा का जल आता है उसको हम संग्रह कर सकते हैं और उसको जो आगे समय के लिए हम इसको संरक्षित
कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जल का शोधन। जल का शोधन का अर्थ ये हुआ, जैसा मैंने तापीय प्रदूषण में आपको बताया कि जो औद्योगिक इकाइयां होती हैं वो गर्म जल को या दूषित जल को नदियों में क्या है, उसको पहले ठंडा होने से पहले ही नदियों में उसको बहा देती हैं। तो जो औद्योगिक इकाइयां होती हैं उनसे हम एक काम कर सकते हैं, उस जल को हम 2-3 बार शोधन कर सकते हैं। शोधन करते हुए उस जल को हम उसमें से जो भी अच्छा कुछ जो अनवांटेड उससे जो मटेरियल होगा उसको निकाल के हम उसका शोधन कर सकते हैं। वो कब कब किया जा सकता है, जब वो जल नदी में जो बहा रहा है उससे पहले उस जल का हम शोधन कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट जो तापीय प्रदूषण था, उस प्रदूषण में हम जो जल है उसका हम शोधन कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि जो नदियों में जो जल डालने से पहले उस जल को हम उसका शोधन कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों कानूनी प्रतिबंध लगाकर। किस पे? दोस्तों जो औद्योगिक इकाइयां हैं जहां पर जल का स्तर पहले से ही निम्न है, वहां की पर्यावरणीय स्थिति सही नहीं है, वहां का जल पहले से ही प्रदूषण है, तो वहां पर जो औद्योगिक इकाइयां हैं उस पर हम कानूनी प्रतिबंध लगा सकते हैं कि भाई आप यहाँ पर कोई भी उद्योग मत लगाइए, क्योंकि यहाँ का जल स्तर पहले से खराब है, पानी योग्य पीने योग्य पानी नहीं है और आप उसको उल्टा और उसको दूषित कर रहे हो। तो कुछ जो औद्योगिक इकाइयां हैं हम उसको क्या करते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिससे कि वहां का जल का स्तर अच्छे से बना रहे और दूषित ना हो। पांचवा पॉइंट है दोस्तों कि जो औद्योगिक होते हैं, जैसा मैं वायु प्रदूषण में बताया, जो कोयला है, लुगदी उद्योग है, जो एल्युमिनियम प्रगालक है और जैसे लुगदी उद्योग है, इनमें कुछ जो पॉइजनस गैसेज निकलती हैं वो क्या है, वायु को प्रदूषण कर सकती हैं, करती ही हैं। तो उनकी जगह हम क्या कर सकते हैं कि अल्टरनेटिव यूज जो कोयला यूज होता है उसकी जगह पे हम तेल या गैस का उपयोग कर सकते हैं, जिससे इको फ्रेंडली हो और वहां का जो वातावरण है वो सही रहो और जो वायु प्रदूषण है वह कम ज्यादा ना हो और वो थोड़े से हम उसको कम कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं? जो कोयला है, कुछ जो उद्योग हैं उसमें जो शक्ति के साधन में जो कोयला यूज हो रहा था उसकी जगह हम तेल है या और भी जो चीज जैसा मैंने बताया गैस का उपयोग कर सकते हैं, जिससे वहां वायु प्रदूषण ना हो। तीसरा जैसे छठा पॉइंट है जो साइलेंसर का हम उपयोग कर सकते हैं। जैसा मैंने ध्वनि प्रदूषण में बताया कि जो औद्योगिक इकाइयां में जो मशीन होती है वो ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। तो उनमें उनकी जो चिमनियां होती हैं ऐसे उपकरण लगा सकते हैं जिससे जो ध्वनि है वो कम हो। और जो साइलेंसर्स होते हैं जैसा आप ट्रैक्टर में या कोई साधन में देखते हैं, जो साइलेंसर किसका काम करता है, जो ध्वनि ज्यादा होती है, आप एक बाइक देख लीजिए जो इसमें साइलेंसर ना हो तो किस तरीके से भट भट बहुत आवाज करती है, लेकिन अगर साइलेंसर उसमें लगा देते हैं तो उसकी आवाज को हम कम कर सकते हैं। तो इन द सेम वे हम जो औद्योगिक की जो मशीन होती हैं उनमें हम साइलेंसर का उपयोग कर सकते हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण ना हो। सातवां पॉइंट है दोस्तों कि जो कुछ ऐसी मशीन होती हैं जो ऊर्जा सक्षम हो और उन मशीनों में क्या है कि जो जैसा आप देखते हैं उसमें ध्वनि कम हो या जो ऊर्जा है उसका अच्छा हो, तो उन सारी मशीनों का भी हम उपयोग कर सकते हैं जो ज्यादा प्रदूषण ना करती हो, ज्यादा आवाज ना करती हो और वो इको फ्रेंडली हो। तो हम ऐसी मशीनों का भी हम उद्योगों में उपयोग कर सकते हैं। आठवां पॉइंट है कि कुछ ऐसे उपकरण हैं जो ध्वनि को नियंत्रण करते हैं, उन उपकरणों का हम उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे जैसे आपने जो कान में लगाने का कुछ ये जो आता है हेडफोन टाइप का ही आता है, वो ऊर्जा को क्या है अवशोषित करता है। कुछ ऐसी मशीनें भी आती हैं, कुछ ऐसे उपकरण भी बाजार में उपलब्ध हैं जो ध्वनि को अवशोषित करते हैं, तो हम उनका भी उपयोग कर सकते हैं ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए। दोस्तों अब हमने पढ़ा इसमें कि पर्यावरण निम्नीकरण को हम कैसे, तो हमने 8 पॉइंटों के माध्यम से जाना कि किस तरीके से हम औद्योगिक जो प्रदूषण हो रहा है उसको कम कर सकते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा जो 6वां चैप्टर है वो समाप्त होता है। अब जो इस साल जो बोर्ड में जो 4 चैप्टर आ रहे हैं उसमें से हमारा लास्ट बचा है एक, उसको हम कवर करेंगे। 3 हम कर चुके हैं। अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या विक्ट्री स्टडी पॉइंट यूट्यूब पर आप सर्च करोगे तो फर्स्ट पे ही हमारा चैनल आएगा, वहां पे आप देखिए, वहां पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सब वीडियो डली हुई है। और हम जो लास्ट चैप्टर है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, कुछ ऐसे चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन हम 3 चैप्टर, जो पहला था संसाधन एवं विकास, कृषि और विनिर्माण, तीनों चैप्टर हमारे क्लियर होते हैं आज समाप्त। लेकिन अगला चैप्टर है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, हम वो पढ़ेंगे। इसके 3 पार्ट हैं दोस्तों। इसकी लिंक आपको 2 पार्ट की जो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट कीजिए, वहां पे लिंक दी हुई है। दोस्तों धन्यवाद। और एक और चीज बता दूं दोस्तों, जो हमारे जो चारों चैप्टर हैं अगर ये क्लियर हम खत्म कर लेंगे
उसके बाद हम जो चारों चैप्टर हैं उनमें से टॉप एमसीक्यू और टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने की संभावना 90% से ज्यादा है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसके बाद हमारा जो चैप्टर पहले उसके बाद करेंगे, क्योंकि जैसे ही हमारे चारों चैप्टर क्लियर हो जाएंगे हम एमसीक्यू और जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको कवर करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो कि हम आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।